नमस्कार। और गुरु कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? कट रही है बढ़िया? हाँ, छुट्टी जी तो उब गया होगा, लेकिन घबराइए नहीं, बहुत जल्दी मुलाकात होगी हम लोगों की फिर से। लेकिन छुट्टी का प्रभाव अपनी तैयारी पर न पड़े, अपनी पढ़ाई पर न पड़े, ये आप ध्यान देकर चलिएगा, ठीक है। और यहाँ यार अपने हाथ से बनाना खाना, घर में फिर एक बार मम्मी के हाथ का भोजन मिल रहा है और बढ़िया से छक के खाइए, जम के पढ़िए। ठीक है, आइए आज बात करते हैं एडवांस में चतुर्भुज और बहुभुज का, यानी क्वाड्रेटरल और पॉलीगन्स का। हालांकि अभी अर्थमेटिक चल रहा था और रिमाइंडर पे हमने बहुत सारे वीडियो आपको दिया, लगभग अभी तक 6 वीडियो मैं दे चुका हूं, लेकिन रिमाइंडर पर अभी 2-3 वीडियो और जाने हैं। कुछ बच्चों ने आग्रह स्पेशल किया कि सर एडवांस को न रोकिए, एडवांस भी साथ साथ चलता रहे। तो एडवांस में हम लोग कोण और त्रिभुज का भरपूर अध्ययन कर चुके हैं, एप्लीकेशन का अध्ययन कर चुके हैं। अभी प्रैक्टिस तो हमारी टोटल बाकी है, और जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकल कर आता। आज हम एप्लीकेशन चतुर्भुज और बहुभुज का करेंगे। इसके बाद कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन हम लोग करेंगे पूरे इस ज्योमेट्री के पोर्शन पर, यानी एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रेटरल और पॉलीगन को मिला करके। फिर हम लोग ज्योमेट्री में सर्किल और टेंजेंट ऑफ द सर्किल पढ़ेंगे, सिमिलरिटी पढ़ेंगे, लोकस पढ़ेंगे। यहाँ पर जा करके ज्योमेट्री खत्म होगी, फिर 2D 3D उठाएंगे, ठीक है। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम पढ़ते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज में हम पहले चतुर्भुज को परिभाषित करें तो यूँ कहते हैं कि 4 सरल रेखाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं और उनकी अलग अलग सबकी विशेषताएं होती हैं, जैसे इसमें हम सबसे पहले उठाने जा रहे हैं स्क्वायर यानी वर्ग को। एक बात का ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, कि केवल हम 2-3 प्रॉपर्टी जान करके सवाल लगा नहीं सकते, हमें उसके बारे में कंप्लीट और समुचित जानकारी रखना जरूरी होगा। जैसे अगर मैं वर्ग की ही बात करूं तो ये केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, शीर्ष का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम जानेंगे तो हम सीधे एप्लीकेशन को यूज करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि जब मैं यदि का हेडिंग देता हूँ, ये आपकी ज्योमेट्री की शुरुआत में ही मैंने बता दिया, तो ये होती है टर्म्स ऑफ कंडीशन, यानी सवाल के शर्त। और शर्त ये है कि अगर हम ये मान लें कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग हो। देखिए मैंने एक छोटा सा शब्द दिया वर्ग हो, तो अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी निकल कर आएगी। सबसे पहले नंबर पर देखो, इनकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा। दूसरे नंबर पर आए तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर भी होंगी, यानी AB समांतर DC होगा और BC समांतर AD होगा। तीसरे नंबर पर आए तो हम ये देखते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, और ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। और हम चौथे नंबर पर आएँ तो देखिएगा, इनके डायगोनल की बात कर लें, विकर्ण की बात कर लें, तो ये बड़ा स्पेशल सा है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि विकर्ण AC का मान लंबाई में BD के बराबर होगा। और अगर मैं 5वें पर आऊं तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि विकर्ण जो AC है, विकर्ण AC है, ये लंब गिरेगा किस पर? BD पर। और अगर मैं 6वें नेचर की बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि ये AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं तो ये आपस में इक्वल डिवाइड हो जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि AO बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर AC और BD बराबर है तो इनका आधा भी आपस में बोलो क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। यहाँ तो आपने डेफिनेशन देखा वर्ग का। एक बार डेफिनेशन को मैं यहाँ से सुनाते हुए आपको लेकर के चलूँ तो अच्छा होगा। देखिए, वर्ग वह चतुर्भुज है जिनकी चारों भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है।
शीर्ष का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इनके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आपने ये जो 6 नेचर देखा, 6 पॉइंट देखा, ये एक स्क्वायर का डेफिनेशन हुआ। अब हम इनके कुछ कैलकुलेशन वाले पोर्शन पर चलते हैं, यानी गणनात्मक पक्ष की बात करते हैं। इनके गणनात्मक पक्ष की बात करते हैं तो हमारा नंबर आता है 7। अब आप यहाँ से बहुत केयरफुली देखिएगा इसको। देखिए 7वें नंबर पे हम ये लिखते हैं कि जो इनके भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का जो योग होगा ये बराबर होगा विकर्णों के वर्गों का योग। विकर्णों के वर्गों का योग, यानी अगर मैं इसे चित्र के अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं लिखूंगा AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA², और ये वैल्यू बराबर होकर आएगी क्या? AC² प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलूं। चलिए अब आइए ज़रा देखिए, ये तो मैं रफ कर रहा हूं। अब हम आते हैं इनके 8वें नेचर पर। बहुत आप सजग होकर के समझते चलिएगा, बहुत मज़ा आएगा, और इतनी एक साथ जानकारी का कलेक्शन आपको बहुत आनंद देगा। बस आप ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। देखिए मैं इनका कैलकुलेटिंग पार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए अब देखिए ज़रा, तो 8वें नंबर पे क्या आया कि जो इनका विकर्ण है, जो इनका विकर्ण है, विकर्ण वर्ग को 4 बराबर 4 त्रिभुजों में बांट देता है। देखिए 4 त्रिभुजों में क्या करता है भाई? बांटता है। देखिए जो पहला नंबर क्षेत्रफल में समान होते हैं, क्षेत्रफल में क्या होंगे? समान होंगे। यानी हम कहेंगे कि एरिया ट्रायंगल AOB बराबर होगा एरिया ट्रायंगल BOC बराबर होगा एरिया ट्रायंगल COD बराबर होगा एरिया ट्रायंगल DOA के। अब हम आते हैं इसके बी पोर्शन पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। बी पोर्शन पे क्या है कि जो ये चारों त्रिभुज हैं ये आपस में सर्वांग समभी होते हैं, सर्वांग समभी होते हैं। यानी त्रिभुज AOB सर्वांगसम BOC सर्वांगसम COD सर्वांगसम AOD होगा। और इनकी जो तीसरी बात आती है कि ये सारे के सारे त्रिभुज आपस में सिमिलर भी होंगे, समरूप भी होंगे। ठीक है, यानी त्रिभुज ये और ये आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी आपने देखा कि वर्ग के अगर विकर्ण खींच दिए जाएं तो वर्ग 4 त्रिभुजों में बढ़ता है, और इन चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में समान होंगे। जैसे अगर इसका क्षेत्रफल A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा, और ये चारों त्रिभुज आपस में समरूप और सर्वांग समभी होंगे। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ पेन का। और अब देखिएगा अगला जो पॉइंट हम आपको देने जा रहे हैं वो बहुत यूनिक पॉइंट है। तो आइए अब हम देखते हैं इनका नियम संख्या 9। नियम संख्या 9, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम ऐसा करते हैं कि इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। चलिए इसका नाम रखा P, इसका नाम रखा Q, इसका नाम रखा R, इसका नाम रखा S। चलिए PQRS। अब हमने इसको मिला दिया, हमने इसको मिला दिया, हमने इसको मिला दिया, हमने इसको मिला दिया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज बना है PQRS। अब देखिएगा यहाँ से आपका अगला नेचर निकल कर आता है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर
बना चतुर्भुज PQRS एक स्क्वायर होगा, एक वर्ग होगा। यानी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो जो इससे एक चतुर्भुज बनकर आता है PQRS, ये भी बोलो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। अब हम आइए देखते हैं कि इस वर्ग और बड़े वाले वर्ग के बीच में रिलेशन क्या है। तो आइए ज़रा सा ध्यान रखिएगा, मैं इस पूरी बात को ख़त्म करके फिर मैं आपको ले चलता हूँ और तब मैं 10वें नंबर पर बढ़ेंगे आगे लेकर आपको। चलिए ध्यान से यहाँ सुनिएगा आप लोग। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं रफ़ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको रफ़ कर दिया, यहाँ से मैंने इसको रफ़ कर दिया। अब अपनी ज़रूरत की चीज़ों में यहाँ से उठाऊँगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, बहुत ध्यान से देखना। अगर इस वर्ग की भुजा को हम A यूनिट मान लें तो यहाँ से जो विकर्ण AC है, विकर्ण AC हो जाएगा A√2, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ देखना है कि ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, और आपको ये पता है कि किसी त्रिभुज के, याद रखिए भाई, त्रिभुज के थ्योरम में मैं ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है। तो निश्चित है कि जो PQ होगा वो AC का आधा होगा, यानी A√2/2 होगा। ये इससे कटेगा √2 होगा, यानी A/√2 होगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये स्क्वायर बना कैसे, ये वर्ग होगा ऐसा कैसे कह सकते हैं, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बहुत आप ध्यान से देखिए, भले ही हमें कई पार्ट में इसको बना के देना पड़े, लेकिन आप एकदम बिल्कुल क्लास की तरह से जानकारी लीजिए। और मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैं अधिक से अधिक क्लास की चीज़ें आपको दे सकूं, और कभी आपको मौका मिले तो क्लास भी करिएगा मेरा, और वो डिटेल जो कॉन्सेप्ट निकल कर जाता है वो क्लास का आनंद कुछ और होता है डियर। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक मैं पहुँचूँ। अब बताओ, ये हो गया। अगर मैं इसको स्क्वायर मान लूँ, देखो तो ये हो जाएगा कितना, A/√2, ये भी हो जाएगा A/√2, ये भी हो जाएगा। अब जरा ये देखो कि अगर मैं क्षेत्रफल वर्ग ABCD निकालूं और क्षेत्रफल वर्ग PQRS निकालूं, तो देखो इसका क्षेत्रफल होगा A का स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A²/2, 2 चला जाएगा ऊपर, ये कैंसल। अब जरा ये देखिए कि अगर हम क्षेत्रफल वर्ग PQRS निकालें तो जरा ये बताना क्या हो जाएगा, 1/2 क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग ABCD के। एक बहुत मस्त सी जानकारी यहाँ आप तक पहुँच गई कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा, अगर मैंने वर्ग से बनाया तो वर्ग बनेगा, और उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का बोलो क्या होगा, आधा होगा। ये तो आपने एरिया देखा, लेकिन मुझे तो सही तब था जब मैं पहले आपको ये भी दिखा दूं कि ये वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले मैं इसकी बात कर लूं, तो मैं इसकी शुरुआत यहीं से करता हूं। ध्यान से देखो कि ये वर्ग कैसे बनेगा। अब बताओ, ये A/√2, 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 और ये भी भुजा हो गया A/√2। एक कंडीशन तो होल्ड हो गया कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब बात आई कि अगर आमने सामने का कोण, आमने सामने का, हाँ ये चीज़ आया कि ये और ये बराबर कैसे होगा। तो देखो हम इस डायगोनल को ले सकते थे और ये डायगोनल भी तो होगा A√2, और ये इसकी आधी होगी तो A/√2 हो जाएगा। तो देखो चारों भुजाएं, तो ये तो सिद्ध हो गया कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाला कोण 90 है कि नहीं। अब आप ये बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ तक A है तो ये तो A/2 होगा और ये भी A/2 होगा, और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण जो है वो बराबर होगा। अब आप बताओ, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये 90 है। अब बताइए
तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये थीटा का मान अगर हम निकालें तो बोलो क्या आएगा, 45 आएगा। उसी तरह से इसका भी मान निकालें तो बोलो क्या आएगा, 45 आएगा। 45 45 90, सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है, 180। अतः ये कोण कितने अंश का हो गया, 90 का हो गया। अब अगर प्रत्येक कोण 90 का हो गया और चारों भुजाएं बराबर हैं तो बोलो कौन सा चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने एक नेचर ये देखा कि जो ये वर्ग बनेगा, 9वें नंबर पर ही मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। अब मैं बात करता हूँ परिमाप का। अब देखिएगा, अब मैं परिमाप चतुर्भुज ABCD का देखूं और इसी में परिमाप वर्ग PQRS का देखूं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, परिमाप इसका कितना होगा, 4a, और इसकी भुजा हमने कितनी निकाल रखी है, a√2। तो यहाँ पर भी तो हो जाएगा 4 गुणे a√2। देखना यहाँ, ये इसे काट देगा कितनी बार में, 2√2 से, और ये इसे काट देगा √2 बार में। बात समझ में आ गया। तो अब आप देखो कि अगर आप परिमाप PQRS का निकालते हो, परिमाप PQRS का निकालते हो, तो ये आकर इधर डिवाइड करेगा, यानी हो जाएगा 1/√2 परिमाप वर्ग ABCD। तो जल्दी से आप 9वां नियम अपनी कॉपी में नोट करें या आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बढ़ते हैं अब इनके 10वें गुण पर। तो देखो इनका 10वां गुण क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है आपका स्क्वायर, केयर कर लेना भैया, ये आपका स्क्वायर ABCD, और इसके बाहर बाहर देखो ये मैंने खींचा परिवृत्त, सर्कम सर्कल। ठीक, और अब हम ये कहें कि इस वृत्त का व्यास जो है वही इस वर्ग का विकर्ण होगा, यानी हम यूं कह सकते हैं कि परिवृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग का विकर्ण। केयर करना, और परिवृत्त का व्यास 2r है तो वर्ग का विकर्ण है a√2। ठीक, अब बताइएगा कि अगर हमें स्क्वायर मालूम हो और परिवृत्त की परित्रिज्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब आप इधर की तरफ इसे भेजो। देखो r बराबर हमें क्या मिल गया, a√2/2। बोल भैया, और ये देखो इसको काट दिया √2 बार में, यानी इसका मान हो गया a/√2, या हम a की वैल्यू अगर निकालें तो √2r। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमें मिल गया परित्रिज्या वृत्त का। ठीक, तो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं साइड में कहीं लिखते भी चल रहा हूँ कि a बराबर हमें क्या मिला, √2r, यानी बड़ा R लिखूँ तो समझ लो मैं क्या लिख रहा हूँ, परित्रिज्या लिख रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इसके अंतः त्रिज्या का। आइए देखिएगा कि जरा अंतः त्रिज्या, वर्ग की अंतः त्रिज्या क्या होने वाला है। अब देखो इन सर्किल, देखिए ये आपका एक स्क्वायर और ये हमने लिया अंतःवृत्त। अब आप देखो ये डायगोनल है वृत्त का, तो डायमीटर, माफ़ करिएगा डायमीटर है, और ये वर्ग की साइड है, भुजा है। इसका मतलब है कि अंतःवृत्त का व्यास, अंतःवृत्त का व्यास जो है वो बराबर होगा वर्ग की भुजा के। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 2r बराबर a, बताओ r बराबर यहाँ से क्या होगा, r बराबर होगा a/2, यानी r भुजा का आधा।
ठीक है। और अभी हम लोगों ने ये रिजल्ट यहाँ से लिया था कि r बराबर क्या था भाई, a/√2 था। ठीक, चलिए अब ज़रा सा ये देखो, ये तो हमारा क्या आ गया, ये 11वां पॉइंट था, 11 था, 10 में हमने वो निकाला था। अब हम आते हैं 12वें नंबर पर। देखो आ गया कि वर्ग के परित्रिज्या r और अंतः त्रिज्या स्मॉल r का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। इधर देखना, अब हम लिख सकते हैं कि r/r निकालना है हमको। और देखो यहाँ से r का मान हमने क्या पाया, 1/√2, और स्मॉल r का मान क्या पाया है, a/2। देखो यहाँ ये कटा, ये इसको √2 में काट दिया और आपका आंसर आ गया √2:1। ठीक है, ये तो आपका हो गया 12वां पॉइंट स्क्वायर के बारे में। और अब हम आते हैं 13 नंबर पर। देखिए, अरे बेटा, वर्ग केवल 2 पॉइंट जानने से नहीं ख़त्म हो जाता है कि चारों भुजा बराबर है, शीर्ष का कोण 90 अंश है। अभी तो आप कम से कम ये 13, 14, 15 प्रॉपर्टी जो निकल के आ रही है, इतना जानना पड़ेगा आपको, तभी आप एप्लीकेशन को यूज करेंगे, यानी बिल्कुल फायर होगा। तब हमें समय नहीं देखना है, हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सवाल देखो, फायर करो, आंसर होगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। केवल काम चलाऊं भर पढ़ना ठीक नहीं है भाई, कायदे से गंभीरता के साथ जानकारी लीजिए। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए ताकि मैं लाइव हो जाऊं, और लाइव हो जाऊं तब मेरे क्लास का आनंद आप तक पहुंचे, क्योंकि ये छोटे छोटे खंड में वीडियो बना बना के अपलोड करने में बड़ा टाइम लग जा रहा है ना, मन आलस्य में भी आता है, तो इसलिए बीच बीच में गैप हो जाता है। तो आप लोग यार थोड़ा प्रयास करो। अगर आप लोग को लगता है कि आपके काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ और भरपूर बता रहा हूँ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इतना तो यार आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि मैं जल्दी से लाइव हो जाऊं। और मैं वादा करता हूं जिस दिन लाइव हो जाऊंगा, मैं कम से कम एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न को 10,000 की संख्या में प्रश्न डिस्कशन में कराऊंगा आप लोगों को। चलिए आते हैं, और अब हम आ गए रूल नंबर 13 पर। देखिए, अब ये पूछता है कि वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहने का आशय समझो क्या है। जैसे आपने ये ले लिया एक स्क्वायर, इस पे सवाल 2-3 बार रिपीट हुआ है भाई, और ये है आपके वर्ग का अंतःवृत्त, और मैं इसको कलर चेंज कर दूँ, रेड कर दूँ, रेड हाथ में ही है, और ये देखो आपका है परिवृत्त, यानी कहता है कि इनके और इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब आप देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा पाई बड़ा r², और यहाँ पर क्षेत्रफल होगा स्मॉल r²। ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए, r और r का अनुपात अभी अभी आपने क्या पाया था, √2:1 का पाया था। ठीक है, अब बताइए, अगर ये स्क्वायर कर दें तो यहाँ स्क्वायर कर दें, और ये अनुपात हो गया कितना, 2:1 का। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पूरा का पूरा 2 है तो अंदर वाला 1 है। अब आप आइए, तो अब मैं देखो इसको मैं आपके सामने रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और ये देखिए, और जो ये भाग आया, ये ध्यान से सुनिएगा भाई, जो ये भाग आ गया इसे हम कहेंगे वलय क्षेत्र, रिंग। इसी पर सवाल CGL ने पूछा है, वलय क्षेत्र। ये क्या है बोलो, ये है परिवृत्त,
और ये क्या है बोलो, ये है अंतःवृत्त। अब जरा ये देखो कि अगर परिवृत्त का क्षेत्रफल 2 है तो अंतःवृत्त का 1 है, अगर इसका क्षेत्रफल है 2 तो इसका क्षेत्रफल है 1। अब बताइए 2 में से 1 निकल गया तो ये वलय क्षेत्र बचा, तो बोलो वलय का भी क्षेत्रफल कितना होगा, 1, यहाँ पर 2। अब हम ये कह सकते हैं कि परिवृत्त, देखिए ये ध्यान रखिएगा, मैं ये वर्ग के लिए लिख रहा हूँ, वर्ग के लिए परिवृत्त अनुपात अंतःवृत्त अनुपात वलय क्षेत्र के क्षेत्रफल का अनुपातिक रिलेशन हुआ 2:1:1। इस पर खूब बढ़िया से सवाल बनता है। तो आइए एक प्रश्न इस पे हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए या नोट करिए। देखिए आपके सामने 2 प्रश्न आ गया है। एक आया है कि किसी वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल उस वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा। दूसरा आया कि किसी वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उस वर्ग के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच वलय क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी हो। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि ये अंतःवृत्त है और ये परिवृत्त है, इसका क्षेत्रफल 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, स्क्वायर के लिए याद रखिएगा। अब यहाँ क्या कहता है कि किसी वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल यानी ये 2 इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो किससे पूछ रहा है भाई, 2 को पूछ रहा है 1 के सापेक्ष में। तो हम क्या बोलेंगे, 2/1 गुणे में 100। परसेंटेज में हम आपको और भी तरीके बताएंगे निकालने का। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए क्या परसेंट है, 200% है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे आओ तो कहता है कि किसी वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आपसे परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं यदि उस वर्ग के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच वलय क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी है, यानी इसकी बात करता है। तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट बराबर है, बोलो कितना, 20 वर्ग सेमी। और आपसे पूछा है परिवृत्त का क्षेत्रफल जो कितने यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 × 20 यानी 40 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। तो देखिए कितना आसान हो गया ये प्रश्न। यहाँ पर अगर आपको ये पता है कि इनके अंतःवृत्त और इनके परिवृत्त के बीच का रिलेशन क्या होता है, अगर इनका परिवृत्त 2 है तो अंतःवृत्त 1 होगा, और अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच जो वलय यानी रिंग जैसा बनता है उसका भी मान 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने कुल 13 गुण देखा, और आइए अब 14 पे ले चले आपको, और 15 के 7 पॉइंट के साथ आज वर्ग समाप्त होगा। देखिएगा 14 नंबर पे चलते हैं और हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और आप जानते हो कि अगर ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, ये डायगोनल है, अगर ये a है तो इसका डायगोनल बोलो कितना होगा, a√2 होगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं a बराबर होगा d/√2। तो अगर मैं भुजा की जगह अगर इसका प्रयोग कर दूं तो हम ये भी तो कह सकते हैं d/√2 का स्क्वायर, यानी 1/2। d क्या है, विकर्ण है, और ये हम लिख सकते हैं 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और 15वें नंबर पर बात करेंगे परिमाप का, यानी वर्ग का परिमाप 4 गुणे क्या, भुजा, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर आप लोगों ने वर्ग का केवल एप्लीकेशन देखा, और आपने ये देखा कि इसमें कुल 15 बिंदु हैं जो कम से कम आपको मालूम होने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आयत और समचतुर्भुज पे चर्चा करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास को भी आप ध्यान देकर चलें, और ये जो कोविड-19 बीमारी है, ये वायरस है, इससे सावधान रहें और सावधान रहने का सबको सलाह दें।
फिर उम्मीद है कि हम लोग मिलेंगे स्वस्थ और मस्त होकर के। फिर एक बार ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।